नमस्कार, आप देख रहे हैं राज प्रथम। मैं हूं आपके साथ वैष्णवी झा। राज प्रथम की तरफ से आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। शिंदे फडणवीस सरकार का बड़ा कदम, पिछले एमवाई शासन के आधा दर्जन फैसलों को पलटा। राजीव गांधी फाउंडेशन और चैरिटेबल ट्रस्ट का FCRA लाइसेंस हुआ कैंसिल, चीन के फंडिंग का है आरोप। दीपावली की खुशियां बांटने कच्ची बस्तियों में पहुंचे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, नए कपड़े और मिठाइयों से खिले बच्चों के चेहरे। पीएम कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन यहां कमीशन ले रहे हैं। कर्नाटक की रैली में ओबीसी ने दिया बयान। लखनऊ एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा, डंपर से टकराई स्लीपर बस, चार लोगों की मौत, कई घायल। अब खबरें जानेंगे विस्तार से। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे सरकार ने पिछले महाविकास आघाड़ी शासन द्वारा लिए गए कम से कम आधा दर्जन फैसलों पर रोक लगा दी है या पलट दिया है। इन फैसलों के आड़े मेट्रो कार शेड को स्थानांतरित करना और सीबीआई को सामान्य सहमति बहाल करने जैसे प्रमुख निर्णय लिए गए हैं। सरकार के इस फैसले के बाद से राजनीति भी तेज हो गई है। तो आइए जानते हैं कि क्या क्या फैसले बदले गए हैं। दरअसल शिंदे भाजपा सरकार ने पिछले एमवाई सरकार की कौन कौन से फैसले पलटे हैं। महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जुलाई के महीने में मेट्रो कार शेड को आरे कॉलोनी में शिफ्ट करने का निर्देश दिया था। इससे पहले उद्धव ठाकरे सरकार ने जगह को कांजूर मार्ग में बदल दिया था। इसके अलावा परियोजनाओं का विरोध करने वालों पर लगे आरोप भी वापस ले लिए गए थे। वही सीबीआई अब बिना अनुमति के राज्य के मामलों में जांच कर सकती है। दरअसल महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार ने पिछले महाविकास आघाड़ी सरकार के फैसले को पलट दिया। ठाकरे नेतृत्व वाली एमवाई सरकार ने एजेंसी को दी हुई ये सामान्य सहमति वापस ले ली थी। गृह मंत्रालय ने राजीव गांधी फाउंडेशन और राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट का FCRA लाइसेंस रद्द कर दिया है। आरोप है कि राजीव गांधी फाउंडेशन ने फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट का उल्लंघन किया है। जांच में पता चला कि नियमों की ताक पर रखकर फाउंडेशन ने पड़ोसी देश चीन से फंड लिया था और गृह मंत्रालय इस मामले की जांच लंबे समय से कर रहा था। जांच में राजीव गांधी फाउंडेशन के गलत पाए जाने पर गृह मंत्रालय के विदेश विभाग ने ये कार्रवाई की। FCRA लाइसेंस के तहत स्थानीय संस्थाएं और NGO विदेशी संस्थाओं व्यक्तियों से अनुदान ले सकती है, लेकिन अनुदान लिए जाने की पूरी जानकारी केंद्र सरकार को दी जाती है। इससे ये पता लगाया जा सकता है कि जो अनुदान लिया गया है वह किस संस्था से किस कार्य के लिए लिया गया है और इसका इस्तेमाल देश के हित में होगा या फिर नहीं। आपको बता दें कि इस फाउंडेशन में सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी के अलावा पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और P चिदम्बरम भी सदस्य हैं। 1991 के इस संस्था का गठन किया गया था और राजीव गांधी फाउंडेशन में वित्तीय अनियमितताओं की जांच के लिए 2020 से इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी गठित की गई थी। इसमें ED के सीनियर अधिकारी भी थे। 2 दिन पहले ही कमेटी ने जांच रिपोर्ट सबमिट की थी। कोटा से सांसद और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला नए कोटा के श्रीनाथपुरम परिसर में स्थित कच्ची बस्ती में रह रहे लोगों के साथ दीपावली की खुशियां बांटने पहुंचे। ओम बिरला अनन्या फाउंडेशन के युवाओं के साथ बस्ती के लोगों से मिले। फाउंडेशन से जुड़े युवाओं ने गाड़ी में रखे पैकेट उतारे और उन पैकेट्स में बस्ती के बच्चों के लिए नए कपड़े और खिलौने और मिठाइयां भी थी। स्पीकर ओम बिरला एक एक कर बस्ती के सभी घरों में पहुंचे और बच्चों को नए कपड़े और खिलौने भेंट किए। दीपावली से पहले इस अप्रत्याशित उपहार को पाकर जहां बच्चे खुशी से चहक उठे, वहीं उनके नन्ही मुन्नी के हाथों में कपड़े और खिलौने देखकर माता पिता की आंखों में भी अलग ही चमक नजर आई। कुछ यही नजारा मेडिकल कॉलेज के सामने स्थित कच्ची बस्ती और एक नई अन्य बस्ती में भी दिखा। कोटा की कच्ची बस्तियों में रहने वाले वंचित वर्ग के बच्चों के लिए अनन्या फाउंडेशन ने इस दिवाली ये अनूठी पहल की है। फाउंडेशन से जुड़े युवा सामाजिक कार्यकर्ताओं के सहयोग से दीपावली से पहले कच्ची बस्तियों में रहने वाले बच्चों तक नए कपड़े और खिलौने पहुंचा रहे हैं। फाउंडेशन की संयोजक और वरिष्ठ रेल अधिकारी अंजलि बिरला ने कहा कि खुशियां बांटने से और बढ़ती है। भारतीय संस्कृति में दीपावली का से बड़ा कोई त्योहार नहीं है। इस त्योहार पर अगर हम वंचित बच्चों को चेहरे पर खुशी ला सकते हैं तो उससे बड़ा समाज के लिए कुछ नहीं हो सकता। तो ओम बिरला बस्तियों में बच्चों के साथ
दीपावली की खुशियां बांटने पहुंचे। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने 22 अक्टूबर को हैदराबाद में एक रैली संबोधित करते हुए बीजेपी की अगुवाई वाली राज्य सरकार पर निशाना साधा। मुस्लिम आरक्षण के मुद्दों पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई पर तंज कसते हुए ओवैसी ने कहा कि सीएम का कहना है कि वे मुस्लिम समुदाय के लिए आरक्षण हटा देंगे। आप पहले उस कमीशन को खत्म करें जो आपकी पार्टी को दिल्ली में मिल रहा है। पीएम कहते हैं ना कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन यहाँ वे कमीशन ले रहे हैं। ओवैसी ने पिछले 8 सालों में देश की राजनीति परिदृश्य को बदलने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी और कहा कि धर्मनिरपेक्ष दल भी अब मुसलमानों के मुद्दों को नहीं उठाते हैं। हैदराबाद के सांसद ने कांग्रेस और जेडीएस पर भी निशाना साधते हुए कहा कि अब भारतीय राजनीति में मुसलमानों का कोई महत्व नहीं है। मुस्लिम राजनीति दलों के लिए एटीएम मशीन बन गए हैं जो केवल समुदाय से वोट मांगते हैं। वहीं ओवैसी ने इस पर पलटवार करते हुए कहा कि आपको सोचना चाहिए कि आप राजनीतिक दल अपने साथ चाहते हैं या अल्लाह, कोई भी आपके साथ नहीं है। मुसलमानों पर अत्याचार के मुद्दों पर कोई नहीं बोलता। मुसलमान अदृश्य हो गए हैं। मैं प्रधानमंत्री मोदी को बधाई देता हूं कि आपने भारत की राजनीति को इतना बदल दिया है कि अब धर्मनिरपेक्ष दल भी मुस्लिम मुद्दों को नहीं उठाते हैं। लखनऊ एक्सप्रेस वे पर एक बड़ा हादसा हो गया। जानकारी के अनुसार एक स्लीपर बस डंपर से टकरा गई। इस एक्सीडेंट में 4 लोगों की मौत हो गई, वहीं करीब 42 लोग घायल होने की खबर सामने आई। ये बस गोरखपुर से अजमेर जा रही थी और घायलों को सिफई के पीजीआई अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह हादसा शनिवार रात करीब 2 बजे का बताया जा रहा है। वहीं दीपावली पर लोग घर पहुंचने की जद्दोजहद में लगे हुए रहते हैं, ताकि वे घर जाकर अपने परिवार के साथ त्योहार मना सके। वहीं दूसरी ओर हादसों की खबर भी सामने लगातार आ रही है। ऐसे ही एक रोड एक्सीडेंट उत्तर प्रदेश के सिफई में सामने आया। एक स्लीपर बस जो गोरखपुर से अजमेर जा रही थी वह लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हादसे का शिकार हो गई। हादसा शनिवार देर रात करीब 2 बजे का बताया जा रहा है। साथ ही इसमें यह भी बताया गया कि बालू से भरे डंपर का टायर फट गया था और पीछे से आ रही थी स्लीपर बस सीधे डंपर से जा टकराई। और सिफई मिनी पीजीआई के मेडिकल सुप्रिंटेंडेंट डॉक्टर एसपी सिंह ने बताया कि हमारे पास 43 घायल आए हैं और 7 यात्रियों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जबकि 4 लोगों की मौत हो चुकी है। वही घायल यात्री अनिल हुड्डा ने बताया कि लखनऊ में बस में सवार होकर जयपुर वे जा रहे थे और एमजे ट्रैवल्स की बस पूरी तरह से खचाखच भरी हुई थी। वहीं हादसे के वक्त सभी यात्री सो भी रहे थे। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी ने इस घटना पर दुख जताया है। साथ ही सीएम ने डीएम और पुलिस के आला अफसरों को दुर्घटना स्थल पर तत्काल पहुंचने का निर्देश दिया था। इसके साथ ही घायल यात्री को उचित इलाज कराने का निर्देश भी दिया था। फिलहाल वक्त तो चलो एक छोटे से ब्रेक का। अब बने रहिए राज प्रथम के साथ। Anytime, anywhere. ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुक करेंगे अगली खबर का। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के गाजीपुर थाना इलाके में शनिवार देर रात एक मकान में आग लगने के कारण दम घुटने से सेवानिवृत्त पुलिस महानिरीक्षक आईजी की मौत हो गई और उनकी पत्नी और उनका बेटा भी घायल हो गया। पुलिस ने ये जानकारी साझा की और लखनऊ पुलिस आयुक्तालय के गाजीपुर थाना क्षेत्र के प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार मिश्र ने बताया कि थाना क्षेत्र के इंदिरा नगर में स्थित पूर्व आईजी डीसी पांडे के घर में बीती रात आग लग गई थी और उसकी पहली मंजिल पर उनका परिवार बुरी तरह से फंस गया था। पुलिस ने बताया कि पुलिस पड़ोसियों को सूचना देने पर तत्काल वहां मौके पर पहुंची और उसने
और अग्निशमन कर्मियों को आग पे काबू पाकर पांडे और उनकी पत्नी अरुणा पांडे और साथ ही उनका पुत्र शशांक को बाहर निकाला गया। घर में धुआं भर जाने से सबकी हालत बिगड़ गई थी। मिश्र ने बताया कि तीनों को डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल में ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने डीसी पांडे को मृत घोषित कर दिया था। साथ ही उन्होंने बताया कि उनकी पत्नी और उनके बेटे का उपचार फिलहाल जारी है और आवश्यक विधिक प्रक्रिया भी की जा रही है। मिश्र ने बताया कि पांडे करीब 10 बजे पूर्व सेवानिवृत्त हुए थे और 10 वर्ष पहले सेवानिवृत्त हुए थे। साथ ही पुलिस सूत्रों के अनुसार करीब 11 बजे पांडे के आवास पर आग लग गई और उसकी पहली मंजिल पर पूरा परिवार फंस गया। उन्होंने बताया कि पांडे ने पहले खुद आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन सफलता न मिलने पर उन्होंने शोर मचाया। जब पुलिस वहां पहुंची तो परिवार के सभी सदस्य बेहोश पाए गए थे। उत्तर प्रदेश स्थित इटावा में लखनऊ एक्सप्रेसवे पर शनिवार रविवार के दरमियान मिनी रात सड़क हादसा हो गया और हादसे में 4 लोगों की मारे जाने की सूचना आई। जानकारी के मुताबिक देवरिया और गोरखपुर से अजमेर शरीफ जा रही बस की टक्कर डंपर से हो गई। हादसे के वक्त बस में 46 लोग सवार थे और मौके पर मौजूद अधिकारियों ने बताया कि देवरिया गोरखपुर से अजमेर शरीफ जा रही थी। वहीं इसी दौरान 46 सवारियां जो है वो मौजूद भी थी और रात करीब 3 बजे बस आगे चल रहे डंपर से टकरा गई। हादसे में 4 यात्रियों की मौत हो गई। अधिकारियों ने बताया कि ये बस देवरिया और गोरखपुर से राजस्थान स्थित अजमेर शरीफ तक जा रही थी। बनारस में एमपी एमएलए कोर्ट ने स्वामी अभियुक्तारेश्वर समेत कई साधु संतों को फरार करने का घोषित किया गया। कोर्ट ने उनकी संपत्ति कुर्क करने का निर्देश जारी दिया है। साथ ही ये मामला 7 साल पहले आयोजित प्रतिकार यात्रा में हुए बवाल से संबंधित है। इस मामले में फरार घोषित किया गया। एमपी एमएलए कोर्ट के जज सियाराम चौरसिया ने पत्रिकार यात्रियों में हुए बवाल के मामले में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद महंत संतोष दास उर्फ सतुआ बाबा पतालपुरी मठ के पीठाधीश्वर बाबा बालक दास समेत 25 लोगों को फरार घोषित किया है। वहीं कोर्ट ने पुलिस को आदेश दिया है कि वह इस मामले में विभागीय कार्रवाई की रिपोर्ट काशी जोन के एडीसीपी राजेश कुमार पांडे की कोर्ट में पेश करे। और उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट ने ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य और स्वामी रूपानंद के उत्तराधिकारी के तौर पर उनके शिष्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के पट्टाभिषेक पर कोर्ट ने लगा दी थी और साथ ही अविमुक्तेश्वरानंद का पट्टाभिषेक 17 अक्टूबर को होने वाला था। गाजियाबाद पुलिस के बड़े हाथ सफलता लगी है। साथ ही दरअसल पुलिस ने मोबाइल बरामद किए हैं और इन मोबाइलों की कीमत 8 लाख बताई जा रही है। ये वही मोबाइल है जो लोगों से कहीं गुम हो गए थे या फिर कहीं चोरी हो गए थे। गाजियाबाद की सर्विलांस टीम ने लगातार इन मोबाइलों को ट्रेस किया और मोबाइल बरामद कर उनके मालिकों को लौटा दिया। मोबाइल वापस मिलने की खुशी इन लोगों के चेहरे पर दिखी रही थी। साथ ही उन्होंने ये तो उम्मीद छोड़ ही दिया था कि लेकिन मोबाइल मिलने के बाद उनके चेहरे खुशी से झलक उठे। साथ ही सीईओ क्राइम अंशु जैन ने बताया कि टीम ने लगातार मेहनत की और उनकी सफलता के बाद लोगों के चेहरे खुशियों पर लौट आई। साथ ही फोन को वापस पाकर लोगों ने पुलिस को धन्यवाद किया और साथ ही आभार भी व्यक्त किया। वहीं 2 महीने पहले भी गाजियाबाद सर्विलांस टीम ने 111 मोबाइल बरामद करके लोगों को वापस दिए थे। गाजियाबाद और सीमावर्ती जिलों में करीब 25 लाख रुपए की कीमत के मोबाइल बरामद किए गए। धनतेरस और दीपावली के समय सर्विलांस टीम ने लोगों को मोबाइल लौटाकर उनकी चेहरे पर रौनक लौटा दी। साथ ही खोया हुआ मोबाइल फोन लेने के बाद सबिता शर्मा ने बताया कि मेरा मोबाइल अप्रैल में खो गया था और आज धनतेरस वाले दिन मुझे ये मिल गया, जिससे मुझे बहुत खुशी हो रही है। इस दौरान एक और युवती ने बताया कि मेरा मोबाइल फोन मसूरी में गायब हो गया था, ऑटो में किसी ने निकाल दिया था। मैं बहुत खुश हूँ, मेरा मोबाइल मिल गया। मेरे पापा ने मुझे ये पहली सैलरी से दिलवाया था। तो साफ तौर पर लोगों के चेहरे पर खुशी देखी गई। दीपावली को लेकर जगह जगह तैयारियां की जाती है, तो वहीं गाजियाबाद के हाईटेक डासना में दीपावली के लिए दिए और मोमबत्ती को तैयार किया जा रहा है। जेल के बनाए दीपक से घरों को उजाला फैलेगा। वैसे तो जेल
को अंधकार का घर कहा जाता है, लेकिन कैदियों के द्वारा तैयार दीपक से उजाला किया जाएगा। जेल अधीक्षक ने जानकारी देते हुए बताया कि बंदियों को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से बंदियों को कार्य सिखाए जा रहे हैं और दीपावली को लेकर जहां हर तरफ जश्न का माहौल है, वहीं गाजियाबाद के 10 नग जेल के बंदी दीपक बनाने का काम कर रहे हैं। और यह दीपक पहले तो जेल में तैयार किए जाते हैं, इसके बाद जेल के बाहर स्टॉल लगाकर सेल भी की जा रही है। इस मामले में जेल अधीक्षक आलोक सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि बंदियों को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से बंदियों को कार्य सिखाए जाते हैं। साथ ही दीपावली के अवसर को ध्यान में रखते हुए जेल में बंदियों द्वारा मिट्टी के दियों को बनाने का कार्य भी किया जा रहा है, साथ ही जिससे दीपावली की मिट्टी के दियों से जगमग होगी। और जेल अधीक्षक आलोक सिंह ने आगे बताया कि मोम से बने कैंडल और दियों को जेल के गेट पर और जेल के चारों तरफ लगाया जाएगा, जिसकी रोशनी से जेल भी जगमगाएगा। जेल भी बंदियों ने भी कहा कि जेल में कई प्रकार की एक्टिविटी करने को मिलती है और हम जेल में कई महीने से मिट्टी के दीपक तैयार कर रहे हैं, जिससे कई तरह के कार्य करने को मिलते हैं। इन तैयार दीपकों से जेल में उजाला भी किया जाएगा। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, अब बने रहिए राज प्रथम के साथ। हर चीज का भाव बढ़ गया है। दूध 5 रुपए से, सेब 30 रुपए से, पेट्रोल का भाव तो बीपी बढ़ा देता है। इस टॉमी का भी भाव बहुत बढ़ गया है। चिल माचा, शुक्र है रैपिडो ऑटो के भाव तो नहीं बढ़े। ऑटोज में सबसे किफायती और आपके घर तक भी बेस्ट प्राइस अश्योर्ड। फॉरगेट मीटर, एंजॉय एवरी किलोमीटर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। पढ़ेंगे अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि आदिवासियों के तीर्थ मानगढ़ धाम के विकास के लिए राज्य सरकार निरंतर कार्य कर रही है और इसे राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित करने की दिशा में भी राज्य सरकार निरंतर प्रयासरत है। गहलोत ने ये टिप्पणी मानगढ़ धाम के विकास कार्यों की विस्तृत समीक्षा करते हुए कहा और मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार द्वारा मानगढ़ धाम पर करवाए जा रहे विभिन्न विकास कार्यों को समयबद्ध पूर्ण तरीके के करने का निर्देश दिया और साथ ही 1 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी के प्रस्तावित बांसवाड़ा दौरे के लिए आवश्यक तैयारियां भी पूरी करने के निर्देश दिए। गहलोत ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी 2 बार पत्र लिखकर राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में स्थित मानगढ़ धाम में राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित करने की मांग की गई है। साथ ही मुख्यमंत्री ने अपने पत्र में प्रधानमंत्री को अवगत कराया कि 1913 में मानगढ़ में गोविंद गुरु के नेतृत्व में एकत्रित वनवासियों पर ब्रिटिश सेना ने गोलीबारी की थी। इस गोलीबारी में 1500 से अधिक वनवासियों ने अपना बलिदान दिया था। वनवासियों के बलिदान एवं गुरु गोविंद के योगदान को रेखांकित करने के लिए राज्य सरकार ने मानगढ़ धाम में जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय बनाया और गहलोत ने लिखा कि जनजाति आदिवासी बहुल क्षेत्र बांसवाड़ा डूंगरपुर आदि जिलों के जनप्रतिनिधियों द्वारा मानगढ़ को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किए जाने की मांग की जा रही है। पूर्व में 8 अगस्त 2022 को भी इस मांग को लेकर मुख्यमंत्री की ओर से केंद्र को पत्र लिखा गया था। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण इस संबंध में उचित कार्यवाही पर मानगढ़ को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित कर सकती है। गहलोत ने प्रधानमंत्री मोदी से मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय महत्व के स्मारक का दर्जा प्रदान करने का आग्रह किया है ताकि अमूल्य बलिदान देने वाले वनवासियों एवं नवचेतना के संचार में योगदान देने वाले महान संत गोविंद गुरु को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की जा सके। दीपावली को मद्देनजर रखते हुए ट्रेनों में यात्रियों की होने वाली अतिरिक्त भीड़ में ध्यान रखते हुए रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए विशेष ट्रेनों का संचालन शुरू किया। इसके तहत भगत की कोठी से बांद्रा टर्मिनस स्पेशल ट्रेन रविवार को रवाना होगी, जबकि पुणे के लिए एक तरफ
फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन 27 अक्टूबर को चलाई जाएगी। मंडल रेल प्रबंधक गीतिका पांडे ने बताया कि दीपावली और उसके बाद ट्रेनों में यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ भी होती है, जिस वजह से विभिन्न क्षेत्रों के लिए फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनों का चरणबद्ध तरीके से संचालन किया जा रहा है, साथ ही जिससे यात्रियों को सुखद यात्रा की अतिरिक्त सीटें भी उपलब्ध की जा सके। गीतिका पांडे ने बताया कि इसके तहत रेल सेवा जोधपुर के भगत की कोठी रेलवे स्टेशन से रविवार दोपहर 12:15 पर रवाना होकर सोमवार को सुबह 11:45 पर बांद्रा टर्मिनस पहुंची। साथ ही इस ट्रेन का दूसरा फेरा 30 अक्टूबर को होगा। उन्होंने बताया कि बांद्रा टर्मिनस की भगत की कोठी के लिए अक्टूबर शनिवार को सुबह 9:30 बजे रवाना होकर 30 अक्टूबर को सुबह 9:30 बजे भगत की कोठी पहुंचेगी। तो साफ तरफ से ट्रेन त्योहारों को देखते हुए स्पेशल ट्रेन का आगाज जो है वो किया गया। उदयपुर के इतिहास में 12 करोड़ रुपए की 23 किलो सोने की डकैती मामले सामने आने से उदयपुर पुलिस ने बड़ा खुलासा किया। ये डकैती उदयपुर शहर के सुंदरबाग क्षेत्र स्थित मणप्पुरम गोल्ड लोन कार्यालय में हुई थी। साथ ही डकैती कोई सामान्य बदमाशों ने नहीं की थी, बल्कि शातिर और अद्दान बदमाशों द्वारा की गई थी। इसी कारण 2 बदमाशों तक पहुंचने में उदयपुर को नेपाल और देश के 4 राज्यों को पुलिस की सहयोग लेनी पड़ी। साथ ही मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, लेकिन सोने का पहला तोला एक बरामद नहीं हुआ। आईजी प्रफुल्ल कुमार ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी अनुसंधान के बाद सामने आया कि आरोपी डबोक में किराए पर मकान लेकर रह रहे थे और खुद को स्टूडेंट बताया था। किराए के मकान पर पहुंचे तो वहां कोई नहीं मिला। आसपास के लोगों से बातचीत की और उनके हुलिये के बारे में पूछा। बताए हुलिये के आधार पर बिहार के होना लग रहा था और इधर शहर से लेकर 16 किलोमीटर दूर दबोक तक सभी सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले गए। साथ ही कुछ संदिग्ध सामान भी बरामद किए गए, जिसके बाद से बिहार गए, जहां एक बार 7 और एक बार 17 दिन वही कैंप भी किया गया और बदमाशों के ठिकानों पर दबिश भी दी गई, जिसके बाद से किसी का पता नहीं चला। संभावना हुई कि कहीं आरोपी बॉर्डर क्रॉस करते हुए नेपाल तो नहीं पहुंच गए। नेपाल पुलिस से बातचीत की तो वहां भी तलाशी करवाया गया, लेकिन आरोपी नहीं मिले। फिर भी वहीं एक व्यक्ति से सूचना मिली कि इस हुलिये के दोनों आरोपी राजस्थान की तरफ गए हैं। राजस्थान पुलिस को अलर्ट किया गया और मुखबिरों की सूचना के आधार पर आरोपी को निम्बाहेड़ा में दबोचा गया। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्य और छत्तीसगढ़ के प्रभारी ओम माथुर एक दिन के लिए जोधपुर दौरे पर रहे थे। इस दौरान उन्होंने अगले साल होने वाले देश के 3 राज्यों में चुनाव को लेकर उन्होंने खास बातचीत भी की और माथुर ने दावा किया कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बीजेपी पूर्ण बहुमत ही नहीं, ऐतिहासिक बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। साथ ही ओम माथुर ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता और नेता सभी हर चुनाव की चुनौती के रूप में देखते हैं, चाहे सरपंच का चुनाव हो, विधायक का चुनाव हो या फिर सांसद का चुनाव हो, हमेशा चुनौती मानकर ही मैदान में उतरते हैं। हमारे सामने कोई चुनौती नहीं है। चुनाव के दौरान अमर्यादित भाषा के उपयोग को लेकर माथुर ने कहा कि मैं अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं से आदरपूर्वक निवेदन करता हूं कि विरोधी पार्टियों और नेताओं के खिलाफ कोई भी अमर्यादित शब्द का उपयोग ना करें। हम चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव में भाषा की मर्यादा बनाए रखें। साथ ही राजस्थान के चुनाव को लेकर ओम माथुर ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई चुनौती नहीं है। राजस्थान में जब से कांग्रेस की सरकार बनी है तो एक कुर्सी से ही चिपक कर बैठना चाहती है और वहीं दूसरी ओर उसको उखाड़ फेंक कर कुर्सी पर बैठना चाहते हैं। प्रदेश की जनता इन दोनों के झगड़ों से परेशान हो चुकी है और जनता के काम नहीं हो रहे हैं और जनता ठान कर बैठी है कि जल्द से जल्द चुनाव हो, हम सरकार को बदले, कांग्रेस के घर वाले ही खाने वाले हैं। और वहीं ओम माथुर ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर कहा कि प्रजातंत्र में किसी भी दल को अधिकार है कि वह अपनी पार्टी के कार्यक्रम करे और मेरा राहुल गांधी से आग्रह है कि वह पहले कांग्रेस जोड़ो यात्रा करते, फिर भारत जोड़ो यात्रा करते तो ठीक रहता। भारत तो सदियों से जुड़ा हुआ है, ये वो उसको जोड़ने की
उसको जोड़ने की जरूरत नहीं है और वह किस तरह से जोड़ने की तैयारी कर रहे हैं वो राहुल गांधी ही जाने। राजस्थान की राजधानी जयपुर के मानसरोवर इलाके में बावनगंज में फैला हुआ सिटी पार्क जनता के लिए औपचारिक रूप से खोल दिया गया है। साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 55 करोड़ रुपए की लागत से बने इस पार्क का विधिवत लोकार्पण भी किया था और गहलोत ने गोल्फ कार्ट के जरिए सिटी पार्क का अवलोकन किया था। उन्होंने राजस्थान के सबसे ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज एवं इसके निकट करीब 2000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में मनोरम लोअर लेक का भी अवलोकन किया था। साथ ही गहलोत ने कार्यक्रम के दौरान राज्य के 11 शहरों के 15 आवासीय योजनाओं में निर्मित 29,000 लगभग के आवासों का लोकार्पण भी किया था और इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की नीतियों से राज्य के शहरों की सूरत बदल रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेशवासियों को उत्कृष्ट मूलभूत ढांचा उपलब्ध कराने के लिए लगातार कार्य कर रही है। तो साफ तौर पर अशोक गहलोत की तरफ से ये बयान सामने आया। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।